तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मतलब आज में ख़त्म हुआ चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो हम ऐसे करें 3 या 4 लेक्चर चलेंगे, 4 या हो सकता है 6-7 हो जाए, जिसमें हम ईयर्स के बारे में, डिजीज डिसऑर्डर्स के बारे में बातचीत करेंगे। ज़्यादा सेंसरी हीलिंग लॉस, वेस्टिबुलर डिजीज के बारे में चर्चा करिए। 1-2 जब आएंगे उसके बारे में तब चर्चा करी जाएगी। ये है, तो इसलिए याद रखें। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंडक्टिंग हियरिंग लॉस वाले चैप्टर है वो चलेगा। इस तरीके से हमारा मामला जितनी भी चैप्टर में अब डिस्कस करूँगा 2-3 चैप्टर में, जब तक वहाँ पर हमारा इस तरीके से किस प्रकार हियरिंग लॉस चलेगा, कंडक्टिंग हियरिंग लॉस। ये लाइट भी आ गई। तो क्या है हमारा डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर। डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर की बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारा पिन्ना आता है इस तरीके से। पिन्ना के बारे में बातचीत करेंगे पहले। पिन्ना और क्या आता है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी का ना। तो इन दोनों के डीज के बारे में बातचीत करेंगे। लास्ट में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की बात करेंगे, क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी आ जाती है कुछ हद तक एक्सटर्नल ईयर में। तो ये चीज़ है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, पिम्ना और एक बात करेगा एक्सटर्नल ऑडिटरी के ना। जब मैंने इस तरीके से लेक्चर लिया था एनाटॉमी में, तभी मैंने तीनों की चर्चा करी थी। अब इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ पैथोलॉजिकल एक्सपर्ट या डिजीज एक्सपर्ट से, क्योंकि ये मेन कोर है हमारा ईएनटी का। तो ये चीज़ है। पिन्ना में बात की जाती है तो 2 चीज़ हो सकती है। तो कॉन्जेनिटल हो सकती है तरीके से कोई भी। कॉन्जेनिटल में क्या हो सकता है कि यदि पिन्ना का साइज लार्जर हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, मैक्रोथिया। कहते हैं कॉन्जेनिटल में कहते हैं मैक्रोथिया। फिर उसके अलावा क्या हो सकती है, माइक्रोथिया हो सकती है, माइक्रोटिया। और कहती है एनोटिया। मतलब कि इसमें तो क्या स्मॉल होगा पिन्ना, इसमें क्या होगा इस तरीके से एब्सेंट होगा पिन्ना इस तरीके से। ये एक में तो क्या है, इस तरीके से पिन्ना प्रेजेंट था, इसमें तो बिल्कुल ही एब्सेंट हो जा रहा है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, ये किस सिंड्रोम से एसोसिएट रहते हैं। तो ये कहते हैं ट्यूबरकुलिन सिंड्रोम से एसोसिएट रहते हैं। और उसके अलावा ये गोल्डन हेयर सिंड्रोम से मतलब संग में मिलते हैं इस तरीके से। ये चीज़ है। तो इस प्रकार याद रखना, इसमें कौन से हैं, ट्यूबरकुलिन सिंड्रोम और एक तरीके से ये वाला, दोनों ट्यूबरकुलिन और गोल्डन हेयर सिंड्रोम से इस तरीके से संग में मिलते हैं इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है, हम क्या कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं इसका। कितने में, 5 to 6 ईयर में करते, क्यों करते हैं, क्यों, बिकॉज वन साइड ईयर फुल्ली डेवलप विच हेल्प अस टू डिटरमाइन शेप ऑफ ईयर। क्योंकि जब उसमें शेप जो हमारी ईयर की आनी होती है वो इतनी 6 साल तक की आ जाती है उस हिसाब से। तो हम उस हिसाब से पता लगा सकते हैं कि इतना लंबा और इतना ज़्यादा ऐसी शेप का ईयर बनेगा। तो उस हिसाब से हम सेट कर देते हैं उसी समय। यदि हमने अलग शेप कर दिया, बाद में दूसरी ईयर की अलग शेप हो गई नेचुरली, तो फिर वो भद्दा लगेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए 5 से 6 साल के बीच में से क्या करते हैं, इस तरीके से सर्जरी करते हैं। इस तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूशन वाली सर्जरी होती है, इस तरीके से बदलने वाला ये होती है। ये होती है तीनों आ गई। उसके अलावा क्या मिलता है हमको, बैट ईयर मिलता है। ये ध्यान रखना, बैट ईयर में ये है कि थोड़ा सा इस तरीके से बल जैसा मिल जाएगा इस तरीके से एंटी एलिक्स और उसके अलावा एलिक्स के बीच में। ज़्यादा कुछ ऐसा होता नहीं है। प्रोट्रूडिंग ईयर भी कह देते हैं इसको, प्रोट्रूडिंग ईयर मिलता है हमको। ज़्यादा कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं इसका। इनको बात करके नहीं याद रखे नहीं रखे, कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं है। फिर हमारा आता है मेन हमारा पोर्शन स्टार्ट, जिसमें क्या आता है, जिसमें एक और डी जाते हैं, जिसमें आता है हमारी पेरी ऑरिकुलर साइनस। ये पेरी ऑरिकुलर साइनस किस कारण बनता है, डिस्क्रिप्टिव फ्यूजन बिटवीन फर्स्ट, क्या कहता है, फर्स्ट जो था ना इस तरीके से, फर्स्ट हीलॉक्स। तो इसलिए हमने दी उसका डेवलपमेंट, जैसे मैं तो पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा हो तो इसमें ज़्यादा 6 ईलॉक्स से बनकर डेवलप करता है। तो फर्स्ट ईलॉक्स टू अदर
5 हीलॉक्स। फर्स्ट हीलो से क्या बनता है, हमारा ट्रेगस बनता है। और बच्चे को जैसे ये 5 हीलॉक्स होते हैं, तो ट्रेगस क्या है, एक तरीके से जुड़ नहीं पाता, जो उसके कारण क्या है, उसके पास एक साइनस बिल्डअप हो जाता है, जिसके केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। यदि उसके अंदर इन्फेक्शन बिल्डअप नहीं हो जाए, इन्फेक्शन बिल्डअप होगा तो उससे सर्जिकली रिमूव कर देंगे। ये तो कैन भी क्या कहते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन बिल्डअप हो सकता है उसके अंदर। तो ये चीज़ है, इससे सर्जरी रिमूव कर देंगे, ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है इसका भी। फिर आते हैं हम एक तरीके से एक्वायर्ड एनोमली पे। ये सबसे ज़्यादा कंजूना चल रही थी, एक्वायर्ड आ जाती है। एक्वायर्ड एनोमली कौन सी होती है, सबसे पहले आती है हमारी एक तरीके से बॉक्सर सीयर या हेमेटोमा, और किस कहते हैं सही नाम में, तो हेमेटोमा ऑरिस। हेमेटोमा ऑरिस से क्या समझ रहे हैं, तरीके से ट्रॉमा होता है, जिसके कारण क्या आता है, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है कार्टिलेज और उसके अलावा जो हमारा इस तरीके स्किन के बीच में स्किन मतलब पेरिकोर्डियम के बीच में हो जाता है। ये घटना देखने को मिलती है। और कार्टिलेज और पेरिकोर्डियम के बीच में ब्लड के एक्यूमुलेशन होने का कैसे करने के वजह से उसके कारण क्या होता है, हमारा एक तरीके से जो भी हमारा एक तरीके से जो भी डिमार्केशन होता है, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस, हीलिक्स वगैरह वाले, जो वो सारे डिमार्केशन जो होते हैं, डिप्रेशन ऑपरेशन मतलब डिप्रेशन एपिलेशन जो होते हैं, वो सारे फ्लैट हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, उससे हम कह देते हैं क्वालिफायर ईयर कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नो डिप्रेशन कॉमा क्या कहते हैं, एक तरीके नो डिप्रेशन एलिवेशन सीन, जिसके कारण क्या बन जाता है हमारा एक तरीके से जो बनता है, उसे क्या कहते हैं, कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं, कॉलीफ्लावर ईयर। ये ये क्या है, ज़्यादातर बॉक्सर्स में मिलता है, तो इसलिए बॉक्सर्स ईयर भी कह देते हैं। ये ज़्यादा कुछ खास इसमें ट्रीटमेंट किया नहीं जाता, क्योंकि ऐसे कुछ खास डिस्चार्ज वगैरह तो आ नहीं रहा। ये यदि कुछ हमें एब्सेस वगैरह ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो हम कहेंगे इंसिजन और ड्रेनेज कर सकते हैं, ये चीज़ें। तो ट्रॉमा वगैरह एक कारण रहता है, इस वजह से एक्यूमुलेशन रहता है, ज़्यादा कुछ खास इसमें जानने मतलब ये जी है, ऐसा बात नहीं है, मतलब ज़्यादा कुछ खास जानने होगा क्वेश्चन हर चीज़ में तो मैं बोल सकता हूँ मैं। इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं हम इसे कहते हैं पेरिकोंड्राइटिस। पेरिकोंड्राइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज मिलेगा, यही मतलब पेरिकोंड्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ कार्टिलेज, जिसके कारण क्या होगा, हमारा क्या है, रेड बन जाएगी ईयर, रेड ईयर हो जाएंगे। और रेड ईयर में क्या होगा, हमको सीवियर पेन देखने को मिलेगा। ये लेकिन इस वजह से इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो हमें रेड ईयर मिलता तो है, रेड ईयर मिलेगा एक्सेप्ट किसको छोड़ के, एक्सेप्ट हमको लोब्यूल को छोड़ के। लोब्यूल में को नहीं मिलेगा, बताइए, क्योंकि उसमें स्किन का इन्वॉल्वमेंट, उसमें कार्टिलेज नहीं होती। लोब्यूल आप देख सकते, चाहे तो आप हाथ लगा के देख सकते, जैसे मैं अभी हिला रहा हूँ लोब्यूल को, तो उसमें क्या है, तरीके से प्रॉपर उसमें कार्टिलेज होती नहीं, वो आसानी से इस तरीके से हिल जाता है, मतलब जैसे कुछ ऐसा रहता है नहीं कार्टिलेज के नाम पे। ये चीज़, तो एक्सेप्ट लोब्यूल को छोड़ के इतने करेक्ट फंड मिलेगी आपको, ये चीज़ें आपको देखते पता चल जाता है ये चीज़ें, क्योंकि वो पूरा पूरा बहुत भयंकर लाभ मिलेगा कि बस लोब्यूल वाला एरिया छोटा हुआ मिलेगा। तो ऐसे तो ये पर्टिकुलर कार्टिलेज का इन्फेक्शन तो हो सकता है। ये ऑर्गेनिज्म कौन सा इन्वॉल्व रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखना। सबसे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म, और भी ज़्यादा काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसमें होगा ये तरीके स्यूडोमोनास। तो स्यूडोमोनास का जो ऑर्गेनिज्म है वो इन्वॉल्व रहेगा। तो स्यूडोमोनास ऑर्गेनिज्म यदि इन्वॉल्व है, तो उसमें एंटीबायोटिक देंगे ट्रीटमेंट में। तो स्यूडोमोनास के लिए कौन सी चलती है, हमारी सिफ्रोफ्लॉक्सासिन चलती है, सेप्टाजिडाम चलती है, ये चीज़ है।
सेफ्टाजीडम सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। तो RS क्या होगा हमारा सिप्रोफ्लोक्सासिन, उसके अलावा सेफ्टाजीडेम। ये इंसिजन ड्रेनेज देने की ज़रूरत पड़ती नहीं ज़्यादातर, एसएस वगैरह कम ही होता है इस केस में। ये चीज़ है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, इस तरीके से वो खत्म हो गया, धीरे पेरिकोंडाइटिस भी खत्म हो गया। अब हम आते हैं मेन पोर्शन पे, जिसमें एक तरीके से कहाँ शुरू हो रही है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कहलाती है। पिन्ना वाला पोर्शन आपने पढ़ लिया हो तो उसमें मैं बताता क्या था, कॉन्जेनिटल वाला सिस्टम था, इसमें माइक्रोसिया एटोनिया माइक्रोटोनिया था। इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल पिन्ना होगा, एक में एब्सेंटी पिन्ना हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या यूज़ करेंगे इसके, RX में, RX जो होगा हमारे इसलिए बाहा होगा। बाहा क्या होता है, ब्रेन असिस्टेड हियरिंग एड। तो ये इसके बारे में चलेगा, इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा तब एक्सप्लेन करूंगा इसके बारे में, बाहा के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या करते हैं। ये इस प्रकार है। प्रतीक में बस ये बताया कि आपको क्या क्या अपीयरेंस पता होनी चाहिए इसमें, अगर बाइक रहती है ये मतलब अपीयरेंस से पता लग जाएगी बच्चे में ये, और ट्रीटमेंट कैसे करते हैं ये पता होना चाहिए। ये तो रजिस्ट्रेशन कर देंगे क्योंकि भाग के नाम पे एक तरीके से असिस्टेंट चल जाएगा। लेकिन मान के चलो कोई लड़की टाइप किसी है जैसे मतलब चाहिए ब्यूटी के लिए कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसे कान छूटे, तब हम ये करते हैं। यदि उसको दिक्कत नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है, ये चाहिए। क्योंकि अब आपने गली से ऊपर से पन्ना ज़बरदस्ती का लगा भी दिया तो पन्ना वो वैसा तो काम करेगा नहीं ना, ऐसी सी बात है। अब तो ये चीज़ है। उसके अलावा क्या कहते हैं, पेरियोरिकुलर साइनस मैंने बताया था, यदि कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो रखा हो तब तो हम नहीं छेड़ते उसको। इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है ज़्यादातर, तो उनका या तो ड्रेनेज कर देते हैं, एक दो बार इन्फेक्शन हुआ, यदि बार बार हो जाता है वो उसको निकाल के फेंक देते हैं। ये पेरियोरिकुलर साइनस क्या क्या बनता है हमारा, जो फर्स्ट हीलेक्स जो होता है बच्चे के बच्चे 5 हीलेक्स से जुड़ के नहीं जुड़ पाते, फ्यूजन नहीं हो पाता, जिसमें कुछ गैप रह जाता है, जिसके कारण क्या बन जाता है हमारा इस तरीके से साइनस बन जाता है जी। हाँ, और उसके अलावा बात करें चलिए इनके बारे में बता देते हैं, हेमेटोमा ओरिस, और क्या कहते हैं हेमेटोमा ओरिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और पूछा गया है बॉक्सर सीयर या क्लोरीफोरियर करके पूछा गया है। इसमें क्या होता है कि ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है ट्रॉमा के कारण, मतलब ट्रॉमा के कारण लगती है आदमी को, तो जिसके कारण ब्लड का एक्यूमुलेशन होगा किसमें, कार्टिलेज और पेरिकोन्ड्रियम में, जिसके कारण क्या होगा कि हमारे डिप्रेशन और एलिवेशन वाला जो सिस्टम जो था प्रॉपर, जो नॉर्मल कान में देखते हैं वो सारे के सारे चले जाएंगे, जिसके बाद फ्लैट सा ईयर बन जाएगा लगभग, ये कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं जिसे। और उसमें क्या है कि हम ट्रीटमेंट के नाम पे क्या करेंगे, इतने इंसिजन ड्रेनेज ही करेंगे, होगा वैसे ब्लड ही तो निकालना, ट्रीटमेंट के नाम पे इसमें इंसिजन और ड्रेनेज ही होगा ट्रीटमेंट के नाम पे ये। और उसके अलावा थोड़ा सा एकदम एंटीसेप्टिक वगैरह भी देंगे ताकि इन्फेक्शन वगैरह बिल्डअप नहीं हो जाए उसको, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, पेरिकोंडाइटिस में इन्फ्लामेशन हो रखा है, इसमें कोई एब्सेस वगैरह तो हुआ नहीं है, इसमें खाली इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन के कारण क्या पेन ये हो रखा है और रेड ईयर बन रखा है, और उसमें क्या बिल्डअप हो रखा है, इतनी ये चीज़ ध्यान रखें करेस्टेशन में कि जो रेड वाला एरिया है एक तरीके से पिन्ना वो अलग मिलेगा, और थोड़ा सा हमको लॉब्यूल वाले बिल्कुल उसमें कुछ भी डिफॉर्मिटी मतलब डिफॉर्मिटी का एक तरीके से वो बिल्कुल उसमें कलर चेंज नहीं मिलेगा, वो प्रॉपर सही मिलेगा। तो ये करेस्टेटिव फाइंडिंग हुई थी, किसी पेशेंट का ऐसा कान देखे तो सीधे पहचान जाते थे पेरिकोंडाइटिस हो रखा है उसका। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म और भी ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह स्ट्रेप्टोकोकस भी इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है स्यूडोमोनास सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म है इसमें बिल्डअप होने वाला। और उसके अलावा ट्रीटमेंट के रूप में क्या देंगे हम, इसके लिए एंटी स्यूडोमोनल एंटीबायोटिक देंगे, इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन सेफ्टाजिडाम भी यूज की जाती है, और भी होती है, मतलब ऐसी बात नहीं ये। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में शुरू कर देते हैं, मतलब पिन्ना खत्म हो गया हमारा ये। बार बार बोला ये चीज़ याद रखे नहीं रखे, ये बाकी का याद नहीं है, ये जरूर याद रखना है। कोई ये क्या कोई पेशेंट का सीधे देख के पहुंच जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ जाता है, थोड़ा सा एक्सपेक्ट इससे अलग अलग नाम भी है ये। तो हम किस पे आते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के डिसऑर्डर्स पे आते हैं। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में सबसे पहले कॉन्जेनाइटिस से स्टार्ट करेंगे मामला हमारा। मामला कॉन्जेनाइटिस स्टार्ट हो रहा था, फिर दोबारा कॉन्जेनाइटिस, चलिए एक डिजीज शायद रहेगी इस तरीके से मेरी, शायद अब मैं उसको बताना चाहूँ थोड़ा सा ऊपर बताया था मैं डाल दो। वो रहता है हमारा कीलॉइड, कीलॉइड की जिसमें क्या होता है एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है ऑफ कोलेजन, कोलेजन का एक्सेसिव प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण क्या होता है हमारा जो स्कार होता है वो बियॉन्ड
बाउंड मार्जिन बिल्डअप हो जाता है, बियॉन्ड बाउंड मार्जिन के बियॉन्ड बिल्डअप हो जाता है। जब हम इसको कीलोड को हमने पढ़ा था, अच्छा मतलब जब स्किन पे पढ़ेंगे तो उसमें जब मैंने जैसे जैसे मैंने कहा था, ये इसमें भी काफ़ी बार दिखा था जब मैं पोस्टिंग वगैरह गया था, इसलिए स्किन वाले वगैरह वाली भी तो स्किन की डिफॉर्मिटी आ जाती है। तो उसमें हम ये देते हैं, हम क्या करते हैं इस तरीके से बार बार उसका रिकरेंस नहीं हो जाए, इसके कारण क्या होता है हम उसके लीजन के अंदर ही हम स्टीरॉयड देने बार बार स्टीरॉयड देते हैं, जिसके कारण क्या है कि ये हील होता है। ये तो इसमें क्या कि दिए जाते हैं इंट्रा लीजनल स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं। ये तो ये मैंने शायद उसमें देखा था, मैंने अब मुझे पता नहीं किताबों में क्या लिख रहा था ट्रीटमेंट के बारे में। ये मैंने प्रॉपर देखा था इस तरीके से जब देखिए हम उसमें ड्रामा की मैं डिपार्टमेंट में पोस्टिंग थी मेरी। ये तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ है, इस तरीके से पिन्ना खत्म हुआ। अब आते हैं हम एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का पहला टॉपिक रहता है हमारा एट्रेसिया। एट्रेसिया का मतलब क्या होता है? एट्रेसिया का मतलब ये होता है कि हमारा क्या है कि जो ओपनिंग है वही बिल्डअप नहीं है, तो इसलिए क्या है नॉन ओपनिंग ऑफ किसकी एक्सटर्नल ऑडिटरी के ना। तो इसलिए क्या है कि एट्रेसिया कहते हैं, सिंपल सी बात है, ये सारा नॉर्मल शब्द रहता है। एट्रेसिया का मतलब ये होता है कि इस तरीके से उसमें छेद ही नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल गैप ही नहीं है, ये नॉर्मल शब्द है। तो एट्रेसिया में क्या होता है हमारी ओपनिंग ही नहीं होती, जिसके कारण क्या होता है आदमी को कुछ सुनाई नहीं देगा कोई बिना एक्सटर्नल ऑडिटरी के के जो हमारे और ऑर्गन का तो बदले भी खत्म हो गया एयर कंडीशन में। इसलिए क्या होता है उसमें सीधे ट्रीटमेंट कर देते हैं हम बाहा के नाम से। ये तो यहीं पे मामला हमारा खत्म हो जाता है। फिर आते हैं हमारे इधर ही कॉन्जेनेंटल हो गया, फिर आते हैं हम किस पे एक्वायर्ड पे, जिसमें हम सारे तरीके के इन्फेक्शन पढ़ते हैं। सबसे पहला इन्फेक्शन जो आता है वो आता है हमारा इधर से लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना, जिसे फ्रंकल भी कहते हैं। लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्ना में क्या होता है, या फिर से क्या कहते हैं फ्रंकल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन जो होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, गलत बोलिए सॉरी, जो स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन देखने को मिलता है किसमें, हमारा हेयर फॉलिकल्स में, ऑन हेयर फॉलिकल्स। कौन से एरिया में रहेंगे हेयर फॉलिकल्स, खाते कार्टिलेजियस पार्ट में थे, पूरी एरिया में हमारे हेयर फॉलिकल नहीं थे, कार्टिलेजिनस पार्ट में जो हेयर फॉलिकल्स है उनमें इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण कि तरीके इन्फेक्शन जब भी होता है तो वो एरिया तरीके स्वेलन हो जाता है, जो फूल जाती है, जिसके कारण क्या हो सकता है हमको पेन देखने को मिलेगा सीधे। तो पेन देखने को मिलता है, पेन क्या करता है इस तरीके से, जो पेन इंक्रीज किस में होता है ड्यूरिंग च्यूइंग मूवमेंट में भी होता है, च्यूइंग या जॉ मूवमेंट करते हैं इस तरीके से, च्यूइंग या जॉ मूवमेंट जो होती है उस समय क्या होता है हमारा पेन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ये और क्या बताया हमें, ये स्टेफाइलोकोकस का इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक स्टेफाइलोकोकस के द्वारा देंगे। ट्रेगोसाइन बताया था क्या होता है, ये ट्रेगोसाइन में बताया था ट्रेगोसाइन, जिसमें क्या है कि हमका ट्रेगस जो होता है, चाहे आप मेसन करके देखिए, जो ट्रेगस को क्या है कि हम एक तरीके से अंदर की तरफ करते हैं, तो अंदर की तरफ करने पे उसको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन बिल्डअप होता है। क्यों बिल्डअप होता है, क्योंकि हमने थोड़ा ट्रेगस में देखा होगा, तो यदि ट्रेगस को हम अंदर करते हैं तो जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जो एंटीरियर वॉल है वो भी अंदर की तरफ खिंचती है, जिसके कारण यदि मान लीजिए फ्रंकल हो रखा है तो क्या है कि उसको बहुत ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और दबाव पड़ेगा तो इसलिए बहुत ज़्यादा सीवियर पेन बिल्डअप हो जाएगा। कि आप मेसन करके देख सकते हैं, जैसे मेरे चेहरा तो नहीं दिख रहा हो अभी, तो मैं जैसे करके देख रहा हूँ अभी, जिसमें क्या है कि तरीके से आप करके देखिए तो आपको महसूस होगा कि तरीके एंटी रिवॉल्व वाला पार्ट होता है वो भी अंदर जाने लग जाता है, तो ये ट्रैगल साइन होता है हमारा। तो ये ट्रैगल साइन पॉजिटिव मिलता है, जिसमें क्या होता है सीवियर पेन होता है ट्रैगल साइन में, मतलब कब वो सीवियर पेन कब होता है, पुशिंग ट्रैगस टू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जी डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा, हमारा इन्फेक्शन हो रहा है डिस्चार्ज में जान के चले तो किस पे हमें पुरुलेंट डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, पुरुलेंट का देखने को मिलेगा। पुरुलेंट डिस्चार्ज जो होता है वो एक्सटर्नल ईयर की खास बात है, एक्सटर्नल ईयर, क्योंकि इन्फेक्शन तो मिडिल ईयर में भी होते हैं, आगे चलकर चर्चा करेंगे, तो एक्सटर्नल ईयर की खास बात है। यदि मान के चल मैं लिख देता हूँ, यदि मिडिल ईयर का इन्वॉल्वमेंट है,
तो हमें कैसा मिलेगा, म्यूको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। ये पॉइंट याद रखें, यदि क्या डिस्चार्ज दे रखा, पुरुलेंट डिस्चार्ज दे रखा, तो सिंपल सी बात समझ जाना कि वो एक्स्ट्रासेल्युलर पैथोलॉजी है। 2-3 मैं और एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कैसे क्या करनी है। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, यदि पुरुलेंट डिस्चार्ज दिख रहा है, आपको म्यूको डिस्चार्ज नहीं दिख रहा, तो मिडल ईयर से कोई संबंध नहीं है, उसका सिंपल सी बात है एक्सटर्नल ईयर से संबंध है। चाहे एक तरीके से मिडल टेम्परी में परफोरेशन हो रखा हो, नहीं हो रखा हो, मिडल में दिक्कत नहीं हो, लेकिन डिस्चार्ज पुरुलेंट है, हालांकि वो एक्सटर्नल ईयर की एनॉमली है, इन्फेक्शन एक्सटर्नल ईयर का हुआ है। ये ये मेन रूप से किस में देखने को मिलता है, यदि रिकरेंट इन्फेक्शन है तो किस में देखने को मिलेंगे, इस तरीके से जो हमारा ये तरीके से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट यदि है तो उसमें ये रिकरेंट इन्फेक्शन देखने में ही याद रखने वाला पॉइंट है नहीं है। पर आता है हमारे तरीके से डिफ्यूज एस्टाइटिस एक्सटर्ना पे। डिफ्यूज ऑस्टाइटिस एक्सटर्ना और मैलिग्नेंट ऑस्टाइटिस एक्सटर्ना दोनों क्या किया जाता है, स्यूडोमोनास के द्वारा इन्फेक्ट किया जाता है। स्यूडोमोनास स्यूडोमोनास समझ जगह होंगे, अब तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरिकोन्ड्राइटिस भी कर जाता है, इसके बाद अब ये डिफ्यूज ऑस्टाइटिस एक्सटर्ना भी करता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे मेडिलिन उल्टानिना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है वही है। तो वो तीनों के तीनों चारों चीज़ें ये करता है हमारा कौन, हमारा स्यूडोमोनास। तो ये डिफ्यूज ऑस्टाइटिस एक्सटर्ना कर रहा है कौन सा, स्यूडोमोनास। जिसके कारण क्या बिल्डअप होता है, स्यूडोमोनास के इन्फेक्शन करने के कारण जो किस में करता है, पहले बात ये पता होना चाहिए, इससे कहता है इम्यूनो कॉम्पिटेंट है, इम्यूनो कॉम्पिटेंट। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना, इम्यूनो कॉम्पिटेंट में डेवलप कर रहा है तो उसे क्या कहते हैं, तरीके डिफ्यूज ऑस्टाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। और यदि इस तरीके से मैं इम्यूनो डेफिशिएंट में बिल्डअप करता है तो क्या करता है, इस तरीके से उसको कहते हैं इस तरीके से हमारा मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। अदर नाम से भी लिया जाता है, इसका नाम होता है सिमरसियर की दांडा का। इसमें काफ़ी बार लोग कन्फ्यूजन कर देते हैं, सीमरसियर को मैलिग्नेंट एक्सटर्ना में डाल देते हैं, इसमें नहीं डालना। सीमरसियर, टॉपिकल ईयर, सिंगापुर सियर भी कह देते हैं। चलो सिंगापुर सियर तो बहुत ज़्यादा इवना हो गया, टॉपिकल ईयर भी कह देते हैं। सीमरसियर टॉपिकल ईयर का मतलब है कि इसमें हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट में बिल्ड होता है, तो इससे क्या होता है, हाई ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट, जिसके कारण क्या होता है, जो नॉर्मल सिक्रीशन जो होते हैं इस तरीके से वैक्स वगैरह जो होते हैं उनका क्या है, एसिडिक पीएच होता है। लेकिन क्या है कि इस तरीके से वो एसिडिक पीएच किस में चेंज जाता है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। नॉर्मल जो हमारे वैक्स वगैरह जो होते हैं उनका, इसमें बता देता हूँ, वैक्स नॉर्मल वैक्स जो होता है उसका कैसा होता है, हमारा हैव एसिडिक पीएच। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। एसिडिक पीएच होता है नॉर्मल वैक्स का, जो कि चेंज किया जाता है एनवायरनमेंट के द्वारा, किसमें, हमारे एल्कलाइन पीएच में। ये जिसके कारण क्या होता है, हमारा ईयर हो जाता है वो एक तरीके से ससेप्टिबल, तो ईयर इज ससेप्टिबल टू क्या, किसके लिए, इन्फेक्शन के लिए। ये तरीके मैकेनिज्म याद रखना। कहा ये चीज़ तो ध्यान रखना हमारा कि इसमें एक तरीके से ईयर जो वैक्स होता है एक तरीके से उसका पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और उसमें क्या क्या होता है इस तरीके से, वो होता है हमारा एक तरीके से सीवेसियस डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, केराटिन डिब्रीज होती है, केराटिन में ज़्यादा कुछ याद रखने का नहीं है इसमें। ये सिम्टम अब कैसे दिखेंगे, सिम्टम बिल्कुल सेम ही दिखेंगे जैसे कि हमें उसमें दिखे थे कि सीवियर पेन दिखेगा जब हम उसको हम ट्रैगस साइन हुआ या फिर तरीके से जब जॉब मूवमेंट करेगा इस तरीके से, तब हमको सीवियर पेन देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीके से जो सिमिलर हमको साइन जो उसमें देखने को मिल रहे थे वो इसमें भी देखने को मिलेंगे। ये ट्रीटमेंट वाली अप्रोच क्या रहेगी, तो ट्रीटमेंट तो हमको आरएक्स तो यही करेंगे, हम एंटी स्यूडोमोनल एंटीबॉडी देंगे, ये एंटी स्यूडोमोनल एंटीबॉडी चलेगी। बाकी के हम मेन यूज़ में ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं क्या, मैंने से पहले फर्स्ट चलो मैं पीछे इसका दोनों का बताऊंगा ट्रीटमेंट में, ऐसा इसका भी बताना भूल गया था मैं, तो दोनों का बता देता हूँ। जो फर्स्ट जो होता है इसमें हमारे ट्रीटमेंट क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाले में यूज़ करते हैं हम एक तरीके से, हाँ एंटीबायोटिक यूज़ कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक सिस्टेमिक एंटीबायोटिक देंगे हमारे, ट्रॉपिकल नहीं देंगे, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक होता है। और क्या यूज करते हैं इसके अलावा, हम पैक यूज करते हैं 10% इथामोल ग्लिसरीन, 10%
तो ये दोनों जगह यूज़ किया था, इस जगह भी यूज़ किया था 10% इथाइमोल ग्लिसरीन का यूज़ किया था। क्या करता है ये इथाइमोल ग्लिसरीन, तो ये क्या करता है हमारे डिग्री एडिमा को डिक्रीज करने का काम करता है। ये ध्यान रखना, इथीमोल ग्लिसरीन का जो पैक होता है, इथीमोल ग्लिसरीन का पैक ध्यान रखना, पैक इथीमोल ग्लिसरीन ये दो होता है एक तरीके से, इक्तामोल होता है, इथामोल ग्लिसरीन जो का वो जो पैक होता है जो होता है वो लगाया जाता है ताकि क्या है एडिमा हुआ उसको क्या है एक तरीके से एडिमा हुआ को कम किया जाता है। उसके अलावा ये एंटीसेप्टिक भी होता है, तो एडिमा कम करता है, उसके अलावा क्या होता है ये एंटीसेप्टिक भी रहता है। अरे ग्लिसरीन एडिमा कम करता है और इथामोल क्या करता है एंटीसेप्टिक रहता है हमारा। ये पॉइंट याद है। ये इसमें भी लिख सकते हैं, चल मैं यहाँ पे ढंग से लिखना चाहिए था मुझे। तो इसमें क्या आया था 10% 10% इथामोल ग्लिसरीन और उसके अलावा क्या था एंटी स्यूडोमोनास एंटीबॉडी एंटी स्यूडोमोनास क्या था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक याद रखें। चाहे मैं तो दोबारा कुछ और बता देता हूँ। एक चीज़ है क्लोट्राइमाजोल बताई थी मैंने, और उसके अलावा मेरे क्लोट्राइमाजोल को एक तरीके से मैंने बताई थी, एक तरीके से तो ऐसे फेलोस्पेन सेफ्टाजीडाम बताई थी और सिफ्रो सेफ्ट्राइजोन बताई थी। ये कौन सी बताई थी मैं ध्यान नहीं आ रहा। सिप्रोफोस्फासिन सेफ्टाजीडाम बताई थी मैंने उस समय, तो इसलिए एक आध दो और जोड़ दे सकते हैं आप एक तरीके से, सेफ्ट्राइजोन और जोड़ सकते हैं चाहे तो। ये ठीक है, वैसे नया जोड़ने दें, इतना ही बताना है। एंटी स्यूडोमोनाल एंटीबायोटिक कौन सी जोड़ सकते हैं, मतलब वही लिख सकते हैं आप क्या सेफ्ट्राइजोन और उसका क्या होता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन उसके अलावा सेफ्टाजिडेम सी से आता है, मतलब सी करना ये। और उसके अलावा क्या करता है मेन जो हमारा ट्रीटमेंट रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है। इसमें वो होता है हमारा ईयर टॉयलेट का। ईयर टॉयलेट क्यों, क्योंकि इसमें जो इन्फेक्शन है खाली बस ये नहीं कि फुंसी फोड़ा बन गया, इसमें डिस्चार्ज है वो काफ़ी ज़्यादा आता है, जिसके कारण क्या है कि हमको ईयर का टॉयलेट करना पड़ता है। टॉयलेट मतलब कि इस तरीके से ईयर से डिस्चार्ज निकालना पड़ता है, तो इससे प्रॉपर हम डिस्चार्ज को निकालते हैं। उसमें जो डिस्चार्ज निकालते हैं खाली बस एंटीबायोटिक टॉपिक जो हमें दे रहे थे इस तरीके से, एंटीबायोटिक दे रहे थे उससे काम चल रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि हमको क्या है कि इस तरीके से उसमें ईयर की टॉयलेट भी कराना पड़ेगा उसका ईयर का, तो वो तब वो काम चलेगा, उसका वैसे काम नहीं चलने वाला ये। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ओटाइटिस एक्सटर्ना के बारे में। मैनेजमेंट तो क्या बोले, अब बात है मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में कौन सा रहता है स्यूडोमोनास का इन्वॉल्वमेंट रहता है, स्यूडोमोनास। लेकिन किस में रहता है इस तरीके से, ये रहता है हमारा इम्यूनो कॉम्पिटेंट में, मतलब इम्यूनो कॉम्पिटेंट इम्यूनो डेफिशिएंट में, इम्यूनो डेफिशिएंट या फिर क्या सकता है पेशेंट ऑफ स्टीरॉयड थेरेपी है पेशेंट, या फिर कह सकता है आपको डायबिटीज मेलाइटिस दे सकता है। डायबिटीज मेलाइटिस वाला पेशेंट हो इम्यूनो डेफिशिएंट हो उसमें हम क्या सकते हैं क्या सस्पेक्ट करते हैं मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है इस तरीके से। वो हम क्या कहते हैं सस्पेक्ट कर सकते मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके से ये वो फील्ड और पेन के फीचर है वो तो सेम ही रहते हैं इस तरीके से। एक्सटर्नल ईयर की जितनी भी होती है कि जॉब मूवमेंट के हम पेन ज़्यादा बढ़ जाता है ये। उसके अलावा याद रखें तो आपको क्या याद रखना है थोड़ा सा इसके बारे में, वो याद रखना है इस तरीके से वो रहता है इसमें क्रेनियल नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट मिलता है इस तरीके से ये चीज़। इसमें क्या मिलता है क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व इनके नर्व्स कैन इन्वॉल्व मोस्ट कॉमन कौन से इन्वॉल्व मिलेगी तेरी इन्फेक्शन वो सेवंथ क्रिनियल नर्व। तो सेवंथ क्रिनियल नर्व पालसी वाले फंक्शन जो होता है इस तरीके से वो हमको मिल सकते हैं ये। तो सेवंथ क्रिनियल नर्व सबसे ज़्यादा करीब रहती है हमारे ईयर के ये। बाकी के हमारा सेवंथ के अलावा हमारी नाइन्थ टेंथ एट्थ भी मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है वो और नहीं मिल सकती ये। उसके अलावा ये तो ये दूसरा क्या करेक्टिव फीचर मिलता है, उसके अलावा क्या होता है रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू ये रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू मिलता है हमारा
इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ये दो फीचर रहते हैं हमारे मेन इसको पता करने वाले। ये डायग्नोसिस में बात कर चलें क्या करते हैं, एक तरीके से बायोप्सी भी कर सकते हैं, कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन अर्ली डायग्नोसिस के लिए जो करते हैं वो ध्यान रखना, ये इसके बारे में पूछा जाता है अर्ली डायग्नोसिस। उसका कहते हैं टेक्नीशियम 99 स्कैन। टेक्नीशियम 99 स्कैन कैसे होता है, टेक्नीशियम जो 99 जो होता है वो हमारे बोन्स के द्वारा री ऑब्जर्व कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है जब ये स्यूडोमोनास बोन को का डिस्ट्रॉय करता है तो ये स्यूडोमोनास भी के अंदर भी जो चला जाता है ये टेक्नीशियम 99 स्कैन होता है। अर्ली डायग्नोसिस फिर एक तरीके से उसमें जो शुरुआत वाली स्टेज की डायग्नोसिस होती है उसमें क्या है कि उसमें ये करते हैं। और उसके अलावा क्या करते हैं, इरोजन ऑफ बोन देखना हो, मतलब उससे बोन का इरोजन भी तो है ना, ये सारी नर्व वगैरह स्ट्रक्चर क्यों इन्वॉल्व हो रही है हमारे, इरोजन बोन करके हमारा आगे बढ़ जाता है। इरोजन बोन देखने के लिए क्या करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं ये। और उसके अलावा इंट्राकेरियल भी तो स्प्रेड कर सकता है वो, किस तरीके से इंट्राकेरियल स्प्रेड के लिए हम करते हैं ये तरीके से एमआरआई। और मान के चले यदि हमने इलाज दिया क्या देते हैं, एंटी स्यूडोमोनल एंटीबायोटिक ही देते हैं, अब नाम बार बार बोलूँगा नहीं मैं उनका, तो ये चीज़ें उसको यदि ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है उसको देखने के लिए क्या करते हैं, इस तरीके से हम देखते हैं, इस तरीके से गैलियम 67 यूज किए जाते हैं वो। और किसकी क्या कहते हैं, इन्फेक्शन रिजॉल्व और नॉट किसके लिए क्या कहते हैं, हम गैलियम 67 यूज करते हैं, गैलियम 67 यूज करते हैं। जब देख रहे हो गैलियम 67, तो ये हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर। इसके लास्ट में हम पहुँचते हैं इस तरीके से फंगल वाली इन्फेक्शन जिसका कारण होता है ओटोमाइकोसिस। ओटोमाइकोसिस यानी कि फंगल इन्फेक्शन हो गया हमारा, कब होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में ही हुआ, ये तो बताने की जरूरत नहीं इसकी। ये तो इसमें क्या देखने को मिलता है हमको, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे बड़ी जो सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म रहता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म के बारे में चर्चा करिए तो वो रहता है इसमें एस्परजिलस। इस एस्परजिलस जो होता है इस तरीके से वो रहता है इसमें। ये जो मेन फीचर जो इसमें मिलता है वो रहता है इस तरीके से, वो पेन नहीं मिलता है इसमें। बात करें तो पहला ऐसा केस है जिसमें क्या मिलेगा, इचिंग मिलेगी। ये अभी तो जो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन थे उसमें इस तरीके से सारा प्रूलेंट डिस्चार्ज चल रहा था, इसमें भी डिस्चार्ज के नाम पे आपको वो नहीं मिलेगा, हमको मिलेगा इसमें वाइट डिस्चार्ज, WHIT वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज क्या मिलता है, और उसके अलावा क्या ब्लैक स्पोर भी, क्योंकि स्पोर बनाने की आदत होती है फंगस की, तो ब्लैक स्पोर वाइटिश डिस्चार्ज विद ब्लैक स्पोर देखने को मिलते हैं। चाहे तो ये मैं मेरो वाला नोट्स में से डायग्राम होगा उसका मैं दिखा देता हूँ। ये तो इस तरीके से ये हमारा ये काफ़ी बार इसकी इमेज पूछी जाती है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसको, ये मेरो का डायग्राम है। इसमें क्या कहते हैं ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं और हमको क्या कहते हैं वाइट डिस्चार्ज देखने मिल रहा है। ये करंट स्टेट है, एक बार से मैंने पेपर में देखा था तो पूछा जा चुका है क्वेश्चन, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें हालांकि उसमें पूछने का नंबर एंटीबायोटिक को ट्रीटमेंट पूछा था, ये नहीं पूछा था कि ये ऑटोमाइकोसिस, लेकिन ऑटोमाइकोसिस आपको तभी पता लगेगा, ये ट्रीटमेंट के बारे में तभी बता सकते हैं जब कोई पता होगा कि कौन सा इन्फेक्शन है। तो इसलिए ये है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ प्रॉपर, मैं बाला दिखाता नहीं हूँ डायग्राम वरना। तो ये चीज़ है। इन्फेक्शन का जो नाम हो जाता है अपीयरेंस का, तो कहता है वाइट न्यूज़पेपर अपीयरेंस होता है, वेट न्यूज़ पेपर अपीयरेंस बन जाती है। तो ये चीज़ हमारे काम करती है इसमें। टॉयलेट भी करा सकते हैं और क्या कहते हैं एंटी फंगल ड्रग्स दे सकते हैं। एंटी फंगल कौन सी रहती है हमारी, क्लोटाइजोल्स रहती है हमारी ज़्यादातर, क्लोटाइमाजोल काफ़ी कॉमन है इसमें यूज़ करने वाले में। यदि कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो इसके अलावा कैंडिडा का और मिल जाता है, तो कैंडिडा का इन्फेक्शन है तो निस्टेटिन यूज़ कर लेते हैं। बाकी RS जैसे ज़्यादा इसमें क्या रहेगा, क्लोट्राइमाजोल रहता है। ये तो हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर इसमें। अब थोड़े बहुत और जो इन्फेक्शन बचे हैं और कुछ बचा है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। मेन पोर्शन जो लगभग हमारा ख़त्म हो गया।
वो आता है लास्ट में हमारा एक तरीके से ईयर वैक्स मिली, हमारे ईयर में जो हमारी डिफॉर्मिटी मिल रही है इस तरीके से फॉरेन बॉडी उस पर आते हैं। फॉरेन बॉडी तो कुछ ना कुछ बच्चे याद रखो मिलेंगे इसमें, जिसमें क्या मिलेगा एक तरीके से यूनिलेटरल मिलेगी। बच्चे ऐसा तो नहीं दोनों कान में घुसा देंगे, ज़्यादातर एक कान में घुसाते हैं, ये ज़्यादा ये यूनिलेटरल मिलती है। और क्या मिलता है यूनिलेटर के अलावा इसमें, इसमें मिलता है हमको फॉल्स स्पेलिंग डिस्चार्ज मिलता है, ये फॉल्स स्पेलिंग डिस्चार्ज मिल जाता है हमको। और क्या मिलता है फॉल्स स्पेलिंग डिस्चार्ज के अलावा, वो हमें मिलता है एक तरीके से पेन जो होता है वो एक ही ईयर में मिलता है, ये चीज़ है। ये चीज़ दो चीज़ें तो यूनिलेटर मिलेगा, फॉल्स स्पेलिंग डिस्चार्ज है, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है थोड़ा सा, डिफरेंशिएट करने वाले सब चीज़ें होते हैं ये। और क्या मिलता है हमको बाकी का, हम सिंपल बात है, इसको इन्वेस्टिगेशन करना है तो खाली बस सीधे हम कान खोल के देखेंगे तभी दिख जाती है तरीके एंटी के लेवल पे। ये चीज़ है मेन, जो आपसे पूछेगा वो एक तरीके से पूछेगा कि इसको निकालते कैसे हैं। निकालने के नाम पे आती है हमारे दो तीन चीज़ आती है। एक आती है हमारी सिरिंजिंग, तो सिरिंजिंग बात करना किस में करते हैं सिरिंजिंग का, ये चीज़ ध्यान रखना। सिरिंजिंग जो होती है एक तरीके से वो इनऑर्गेनिक एक तरीके से, उसमें किस में करते हैं ऑर्गेनिक या एक तरीके से जो होते हैं ना, तो बटन वगैरह हुई बैटरी वगैरह हुई उसमें उसको नहीं करते, तो इसलिए क्या है सिरिंजिंग करते हैं ना। सिरिंजिंग मतलब ये नहीं कि पेन घुसा के पूरी सिरिंज डाल दी, मैं उसको मैं एक मिनट बताऊँगा सिरिंजिंग का। सिरिंजिंग करते हैं जो कि इसको मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है इनके ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी में क्या करते हैं, तो ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी में क्रोकोडाइल फोर्सेप यूज करते हैं। इसका डायग्राम बना हुआ नहीं है तो इसलिए मतलब मैंने देखा तो है पर्टिकुलर, बस थोड़ा सा सर्च करके देख लेना उसके लिए। ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी जो होती है उसमें क्या करते हैं हम इस तरीके ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी के नाम पे वो करते हैं इस तरीके से क्रोकोडाइल फोर्सेप। सिरिंजिंग में किस में यूज करती है हमारा इनऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी, ये इसमें क्या करते हैं हम इस तरीके से पानी छिड़कते हैं किस पे इस तरीके से कान के अंदर, और क्या करते हैं तो वो जो जब हमारा गंदगी वगैरह हो रखी है जिसमें वैक्स वगैरह का भी रिमूवल कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं इस तरीके से हम इसमें पहले बात तो वैक्स सॉल्वेंट मिलाएंगे इस तरीके से ताकि कभी वैक्स वगैरह खुल जाए, फिर इस तरीके से उसको पानी को छिड़केंगे। तो इसलिए क्या पहले तो वैक्स सॉल्वेंट मिलाते हैं, फिर क्या कहते हैं वाटर होता है, वाटर कितने पे इस तरीके से जितना रूम टेम्परेचर रहता है 37 डिग्री उस पर रहता है वाटर हमारा, ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्म नहीं रहना चाहिए। फिर क्या आता है स्प्रे ऑन क्या कहते हैं ईयर पे, ये होता है ये एक सिस्टम काम कैसे करता है। हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना ये कॉन्ट्राइंड का ऑर्गेनिक फॉरेन बॉडी में है, ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिक इसमें कहते हैं टिम्पेनिक मेमोरी का परफोरेशन हो रखा है उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। वर्टाइगो वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि इतना तेज़ी से पानी आ रहा है और इस तरीके से बिल्कुल हमारे ईयर पर टकरा है तो काफ़ी ज़्यादा संभावना रहती है हमारे किस तरीके से जो हमारा क्या हो जाए इस तरीके से जो हमारा जो वेस्टिबुलर सिस्टम है एक्टिवेट हो जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना वेस्टिबुलर सिस्टम का इस तरीके से हमको क्या दिख सकता है इस तरीके से, वो दिख सकता है इस तरीके से इसके साइड इफेक्ट के रूप में। यदि मान के चले लिविंग इंसेक्ट है हमारे कान के अंदर, लिविंग इंसेक्ट है कान के अंदर, तो पहले क्या करते हैं किल करते हैं उनको। किल किसके द्वारा किया जाता है, जो है जाइलोकेन के द्वारा किया जाता है इस तरीके से उनको किल बाय जाइलोकेन। वो जाइलोकेन कितना 4% सोल्यूशन होता है यूज़ किया जाता है। फिर क्या होता है उनको फिल्म को ड्रेनेज कर लेते हैं, मतलब फिल्म को निकाल लेते हैं प्रॉपर। अब कैसे निकालते हैं आपकी मर्जी है, काफ़ी बार खुद ही बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा सिस्टम काम करता है फॉरेन बॉडी ट्रीटमेंट पे। तो ये है तो उसके बारे में बताया था मैं फॉरेन बॉडी कैसी में सिरिंजिंग वाली घटना जो होती है हमारी कैसे काम करती है, इसका डायग्राम दे रखा है हमारा ये। तो इस तरीके से कौन सा ये ढीघरा वाला डायग्राम है, जो सिरिंज की घटना दे रखी है जैसे टॉवल लेके बैठ गया है बगल में हाथ में, क्योंकि हम क्या किस तरीके से इसमें पानी डालना है। जैसे पहले तुमने सॉल्वेंट मिला दी ताकि कैसी पकड़ वगैरह कमजोर हो जाए, सॉल्वेंट हम छिड़का जिसके कारण कि कोई भी बड़ा हार्ट हिस्सा वो टूट जाए
और टूटने के बाद हमने इसमें पानी छिड़का, पानी छिड़के के कारण क्या है कि ये अंदर बाहर आ जाता है ये। अब इसमें हमने कहीं फोर्सअप कोई यूज नहीं किया, क्योंकि ये क्या है कि इस तरीके से कोई मजबूत ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वैक्स वगैरह ही जमा हो रखा है, जिसके कारण क्या है कि हमको पकड़ने पे यदि हमको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी। अब बार बार कोई सिरिंज ये फोर्सअप बुझाना खतरनाक है। किसमें तो हमने सिरिंज में डालने के किसमें हमने बस एक ही बार तो डाला पानी, हर गाँव में सोचा कि ये भी तो खतरनाक लग रही है, ये पहली बार तो उसकी नोक उतनी की निकली नहीं है, और पानी चला हमने एक ही बार डाला, उसमें हमने पानी छिड़ा के पूरा साफ कर लिया, ठीक है ना। तो इसमें एक ही बार में काम हो गया। यदि मुझे मान लीजिए कोई कमजोर सा ऑब्जेक्ट आ जाता है, इसमें हकीकत में आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसमें केस में हमको तो बार बार डालना पड़ेगा ना, तो वो तो खतरनाक हो सकता है। ये है कि हमको उसमें क्या करते हैं, पानी डालते हैं, पानी डालने का जो वेस्ट वगैरह होता है बाहर आ जाता है, उसमें क्या होता है हमें टब में कलेक्ट किया जाता है, जिसमें हम कुछ भी हो सकता है, कोई वैक्स भी हो सकता है, जैसे ज़्यादा तो वैक्स वगैरह के लिए करते हैं, तो इससे वैक्स कलेक्शन हो जाए। बाकी जैसे मैंने इंसर्ट वगैरह के बनाते हैं, जाइलॉल यूज करते हैं पहली बार तो मारने के लिए, फिर उसके बाद क्या उस केस में भी हमको इसी प्रकार करते हैं, इस तरीके से उसमें डाल के जो कीड़े वगैरह जो होते हैं इस तरीके से उन सबको निकालने का काम करते हैं। ये इस प्रकार आप समझ गए होंगे क्या हो गए, क्या है क्या नहीं। लास्ट डिफॉर्मिटी की बात कर लेता हूँ उसके बारे में। तो लास्ट आती है हमारी एस्टेनोइडेटी कैनाल में, जिसके नाम होता है केराटोसिस एब्टूरस। केराटोसिस एब्टूरस में क्या होता है, हमारे सिलेरी मूवमेंट जो होती है इस तरीके से, जो कि हमारे नॉर्मल सिस्टम में वैक्स वगैरह को बाहर निकालने का काम करती है, तो केराटिन जो होता है ना, केराटिन डिब्रीज होती है, उनको बाहर निकालने का काम कर रही थी, वो क्या है उसमें डिफेक्ट आ जाता है। सिलेरी मूवमेंट्स में क्या होता है, सिलेरी मूवमेंट्स क्यों क्या कहते हैं, एक्सक्रीट केराटिन डिब्रीज होती हैं, उसमें क्या होता है डिफेक्ट आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक्यूमुलेशन हो जाता है उनका, ऑन क्या कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे हो जाता है इस तरीके से। एक्सटर्नल ऑडिटरी पे कैनाल पे इन सेवरल लेयर्स में जाता है, इन सेवरल मतलब एक लेयर आई जमी उसके बाद दूसरी फिर तीसरी चौथी, इन सेवरल लेयर, जिसके कारण कैसी अपीयरेंस बन जाती है हमको ऑनियन रिंग अपीयरेंस। ये हकीकत में शब्द चलता ही रहता है ऑनियन स्किन अपीयरेंस वाला, तो ये है ना ऑनियन स्किन अपीयरेंस बन जाती है ये। और ऐसा कुछ खास जानने को है नहीं है इसके बारे में। ट्रीटमेंट के नाम पर वैसे ही रहेगा, हम सर्जिकल इंटरवेंशन करेंगे, इस तरीके से उसको निकाल के फेंक देंगे, इस तरीके से ये चीज़ है जैसे जमा होता चला जाएगा। बार बार ट्रीटमेंट बस में ज़रूरत बार बार हमको पड़ सकती है ये चीज़ें। और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा जो सिलियरी मूवमेंट के डिफेक्ट है, हमेशा ब्रोंकिटेसिस वगैरह की बातचीत करी थी उसमें, या फिर साइनोटाइटिस वगैरह की बातचीत की थी, उसके साथ ये एसोसिएट हो सकता है। तो ये हमारा एक तरीके से एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के जो डिसऑर्डर है इस तरीके से वो पूरे हुए। तो लास्ट हमारा पार्ट रहता है इस तरीके से, इस तरीके से वो रहता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में हम बातचीत करेंगे वो ये। तो रहता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कान में पड़ता है, सोचते हैं हमारा एक सबसे पहली डिफॉर्मिटी का साथ में आती है। सबसे पहली डिफॉर्मिटी ये आती है कि हम कान का पर्दा फट जाए ना, उसके अलावा और तो कई सोचेगा आदमी, ये कि कान का पर्दा फट जाना, तो उसको क्या कहते हैं टिम्पैनिक परफोरेशन कह देते हैं। तो उसका ये चीज़ ध्यान देंगे उसके बाद में क्या होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। पहली डिफॉर्मिटी क्या मिलेगी परफोरेशन, जिसमें क्या मिलेगा सबसे कॉमन फाइंडिंग क्या मिलेगी हमको, वो मिलेगी इस तरीके से फट जाना, इस तरीके से क्या मिल जाता है हमको मेन, हमको परफोरेशन हो गया तो इस तरीके से उसमें हियरिंग लॉस मिल जाएगा। हालांकि टीवी वाला जो केस है उसमें भी परफोरेशन मिल जाता है, तो उसको हमको और अलग चीज़ों में कंसीडर करते हैं ये चीज़ें। तो उसमें भी याद रखना ये किस तरीके से, तो हमारे किस में मिल सकता है इस तरीके से, हमारा जो कितनी वेट कंडीशन वगैरह हुई, कोई इन्फेक्शन वगैरह हुआ, या फिर इस तरीके से यूस्टेगेट ट्यूब में कुछ भी गड़बड़ी हो गई उस केस में मिल सकता है, क्योंकि फिर वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को बल्ज इधर उधर बल्ज करेगी इस तरीके से, प्रेशर इसमें काफ़ी नॉर्मल बैलेंस आउट नहीं हो पाएगी। और उसके अलावा क्या होता है हमारा टीबी बहुत कॉमन ऑर्गेनिज्म है इसमें इन्वॉल्व होने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। टीबी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इसमें इन्वॉल्व रहता है वो टीबी है। तो ये थी ये ध्यान रखना, टी यदि परफोरेशन हो रखा तो काफ़ी बड़ी संभावना है कि उसको टीबी भी हो रखा हो ये। इसमें है ना, इसमें क्या मिलेगा इस तरीके से हमको हियरिंग लॉस देखना मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। ये चीज़ ध्यान रखना, यदि परफोरेशन हो रखा है तो हम टाइम नोट करते हैं, यदि हील्स हो गया सकता है नॉर्मली हील्स ऑन क्या कहते हैं 3 months में
साइमल्टेनियसली जो हील हो जाता है 3 मंथ में, साइमल्टेनियसली हील हो जाता है। यदि मोर देन 3 मंथ चल रहा है और हील नहीं हुआ है, जैसे लेस देन 3 मंथ में तो साइमल्टेनियस हील हो जाता है, मोर देन 3 मंथ वाला केस है तो हम ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं आईएक्स जो रहता है हमारा, वो रहता है मेरिंगोप्लास्टी। तो मेरिंगोप्लास्टी एक तरीके से प्रोसीजर है जो हम यूज करते हैं जिसके इसमें रिपेयर करने के लिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। ये इसके लेक्चर में होगा तो फिर मैं एक्सप्लेन कर लूँगा इसका, ये चाहिए। फिर आते हैं हमारी दूसरी डिफॉर्मिटी आती है टिम्पेनोस्क्लेरोसिस। टिम्पेनोस्क्लेरोसिस में मैंने बताया था शायद ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है, बस एक तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाता है। इस तरीके से मैंने ओटोस्क्लेरोसिस टिम्पेनोस्क्लेरोसिस के लिए पढ़ा था, उसमें क्या हो जाता है एक तरीके से जो कर्व होता है वो सारा नीचे हो जाता है। किसमें पढ़ा था हमने? टिम्पेनोमेट्री में पढ़ा था। ये तो टिम्पेनोस्क्लेरोसिस ज़्यादा कुछ खास बताने को है नहीं, कैल्शियम डिपोजिशन हो जाएगा। ये है जिसके कारण का मूवमेंट वगैरह उतनी ज़्यादा हो नहीं पाएगी, प्रेशर चेंज कुछ नहीं आएगा। ये चीज़ ध्यान रखना। फिर आते हैं हमारे जैसे मेरिंजाइटिस पे। मेरिंजाइटिस क्या हो गया तरीके से हमारा इन्फ्लामेशन इसका टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का। मेरिंजाइटिस चलो मैं बताता हूँ। मेरिंजाइटिस में भी दो प्रकार के मेरिंजाइटिस होते हैं, एक तरीके से एक्यूट वाला और एक कहते हैं क्रॉनिक वाला। एक्यूट वाले को क्या कहते हैं? मेरिंजाइटिस बुल्लोजा। उसके बाद हेमरेजिका भी होता है काफ़ी बार, जैसे हेमरेजिका भी कहते हैं, मेरिंजाइटिस बुल्लोजा और हेमरेजिका भी कहते थे। लोसा हेमरेजिका ये होती है। तो मेरिंजाइटिस बुल्लोसा हेमरेजिका क्या चीज़ देखने को मिलती है? मेरिंजाइटिस बुल्लोसा हेमरेजिका में आपको ये मिल जाता है, हमको स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन देखने मिलता है, इससे जुड़ जाता है। मोस्ट कॉमन और ये मतलब बाकी होने को तो और भी इम्पॉसिबल है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। स्ट्रेप्टोकोकस पर पायरोजन बस समझ लेना, तो लिख देता हूँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, पायरोजन बस समझ लेना। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो होता है इतनी मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म मिलता है, इसलिए इससे इन्फेक्शन है। उसके अलावा क्या माइकोप्लाज्मा मिल सकता है हमको, ये मोस्ट कॉमन ये स्ट्रेप्टोकोकस। और इसमें क्या क्या हमारे बुल्ले बन जाते हैं हमारे इसमें टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे, बुल्ले ऑन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे बुल्ले बन जाते हैं, क्योंकि क्या करते हैं इस तरीके से सीवियर पेन क्रिएट करते हैं। ये ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसमें? एंटीबायोटिक्स देंगे। क्रॉनिक वाला केस है तो उसमें फिर दोबारा हमारा वो आ गया सबका, वो आता है हमारा एक तरीके से वो होता है स्यूडोमोनास। तो ये देखिए स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस वगैरह ही चल रहे हैं ज़्यादा जगह, और इस जगह स्यूडोमोनास अकेला चल रहा है, तो स्यूडोमोनास। ये इसमें हमको बुल्ला नहीं देखेंगे, हमको उसमें देखने मिलेंगे ग्रेनुलेशन देखने मिलेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। ये और क्या याद करते हैं लास्ट में आते हैं हमारे रेमसी हंट सिंड्रोम होता है। रेमसी हंट सिंड्रोम में क्या मिलता है हमको? बुल्ला बन जाते हैं तरीके से किसके? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन पे। क्यों हम बात करते हैं टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बुल्ला क्या बनते हैं? वो बनते हैं इस तरीके से हेर्पेस जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन के कारण मिलते हैं। तो रेमसी हंट सिंड्रोम जो होता है इस तरीके से उसमें भी हमको बुल्ला देखने को मिल जाते हैं। रेमसी हंट सिंड्रोम में केनल नर्व नंबर 7 का इन्वॉल्व रहता है, और क्या कहते हैं बुल्ले दिखने को मिल जाते हैं। बुल्ले अलग होते हैं इसमें, हेमरेजिक बुल्ला बुल्ले ऑन टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। ओके, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की तरीके से 7th नर्व के वाले से आते हैं। जैसे हमने जब पढ़ा हुआ हमने शिगल्स पढ़ा था उसमें हमारे क्या ट्राइजेमिनल नर्व वाला जो गैंग्लिया था, ट्राइजेमिनल नर्व नहीं था मतलब जो गैंग्लिया वाला जो एरिया था, गैंग्लियन वाला एरिया, उसमें इस तरीके से जहाँ पे इस तरीके से पाथवे चल रहा था वहाँ पे इस तरीके से बुल्ला से बन रहे थे। इसमें जो है के तरीके से नॉर्मल का ट्राइजेमिनल गैंग्लिया पे इफेक्ट करता है, बाकी की काफ़ी सारी कंडीशन जो होती है उसमें क्या है 7th नर्व की गैंग्लिया पे भी इफेक्ट डाल देता है। तो उसमें एक तरीके से 7th नर्व के पाथवे में वो देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है। लास्ट में बात करते हैं रिट्रैक्शन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। रेस्ट्रिक्शन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का क्या होता है? रिट्रैक्शन और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में हमारा क्या करते हैं जब आदमी जो हमारा
मिडल ईयर जो होता है उसमें क्या कहते हैं प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा, हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ खिंच जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसकी स्टेज होती है, स्टेज में आता है स्टेज 1 जो होती है। तो स्टेज 1 में क्या होता है हमारा, जो हमारा पुलिस जो यदि हम पार्ट्स टेंसर की बात करते हैं, पार्ट्स टेंसर मेन पूछता है, जिसके कारण क्या है कि कोन ऑफ लाइट जो होता है वो एब्सेंट हो जाता है। जो फर्स्ट रिट्रैक्शन ऑफ क्या कहता है, रिट्रैक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। स्टेज 1 में क्या होता है, कोन ऑफ लाइट होता है वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है। जो वाली सीरीज में क्या होता है, उसमें क्या करता है कि ये ड्रम होता है, जैसे नॉर्मल तो इनका स्टेज भी जो टच नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें टच करने लग जाता है। तो क्या कहते हैं स्टेज 2 में जो होती है, स्टेज 1 की बात है, स्टेज 2 में टच किसको इस तरीके से इनकस, और उसके अलावा क्या स्टेपी को टच करने लग जाता है। ठीक। इसी तीसरे स्टेज में क्या होता है, तीसरे स्टेज में सबसे बड़ी घटना हो सकती है, वो होते थे अटलेटेसिस हो जाती है, जिसमें क्या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को टच करने लग गया। तीसरे स्टेज में क्या हो गया, हमारी मिडिल ईयर कैविटी खत्म हो गई, क्या हो गया एटलेक्टेसिस। तो एटलेक्टेसिस इतनी टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, को याद रहे। एटलेक्टेसिस में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन टच प्रोमोन्ट्री ये, और स्टेज 4 में क्या होता है, खाली टच कर रहे हैं इसमें तो एडर हो जाती है। ये स्टेज 4 इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद करने को, ये है। इसके बाद बात करते हैं स्टार्स जो कि एक्चुअली वो पार्ट्स और टेंसर के लिए, पार्ट्स फेस्टिबुलेटा के लिए क्या होती है, इसमें क्या क्या हमारा रिट्रैक्टेड तो दिखाई देता है, कुछ मेलियस वगैरह का अटैचमेंट होता नहीं है। उससे स्टेज 2 में क्या है, इस तरीके से मेलियस के अटैचमेंट देखने को मिल जाता है। ये उसके अलावा तीसरी स्टेज में क्या देखने को मिलता है, हमारा क्या क्या तरीके से हमारा इरोजन वगैरह देखने को मिल जाता है। मतलब ये पार्ट्स फ्लैशी डार्क होता है, ज़्यादा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वैसे तो। ये पेज जानना का स्टेज 2 में कैसे मिलेगा, इस तरीके से टच करता हुआ मिलेगा ये। तो इसलिए आप समझ सकें यूट्यूब इन्फेक्शन में बता दो चाहे तो रिवाइव करता है, पेरिकोंडाइटिस करवाता है, डिफ्यूज ऑक्साइटिस एक्सटर्नल करता है, और उसके अलावा क्या करता है हमारा एक तरीके से कोरिक मेनिंजाइटिस भी कर देता है। ये इस प्रकार हमारा एक्सटर्नल ईयर है वो इस तरीके से खत्म हुआ। काफ़ी लंबा टॉपिक चला गया है हमारा, आगे चल के और टॉपिक आएंगे, ठीक ठाक लंबे भी होंगे, इसलिए आपको घबराना नहीं है, हम करते चलेंगे सब टॉपिक को। ये